नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में हमारे साथ हैं सुमित अवस्थी सर, संजय सर, विचित्र सर, मैंग सर की तबीयत खराब थी, आज कई दिनों बाद वापसी हुई है, शादाब जी और पीडी सर। आज हम बात करेंगे शशि थरूर की, 4 बार के लोकसभा सांसद, पूर्व मंत्री और लेखक। उनकी चर्चा इसलिए हो रही है कि उन्होंने 2-3 दिन पहले एक बयान दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी को उनकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है तो उनके पास दूसरे विकल्प हैं। हालांकि दूसरे विकल्प में उन्होंने किताबें लिखना, पढ़ना या जो दूसरे इनवाइट्स आते हैं उनको टॉक शोज़ के लिए या कहीं अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उसको लेके एक सियासत हो रही है। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने एलडीएफ गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसकी तारीफ़ की थी। उसके बाद से ही केरला कांग्रेस यूनिट थोड़ा नाराज़ बताई जा रही थी। उसके बाद से उनकी मुलाकात भी हुई राहुल गांधी की। अब देखते हैं आगे क्या होता है, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो विचित्र सर, पहला सवाल सीधे आपसे ही, शशि थरूर रहेंगे पार्टी में या पिछले कई सालों से जो बड़े बड़े तमाम नेता कांग्रेस छोड़ को जाने जा रहे हैं उस लिस्ट में एक नाम और जुड़ने वाला है? ये शशि थरूर तय करेंगे और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि कांग्रेस में इस तरह की चीज़ें अक्सर होती हैं। खासकर यदि कोई विपक्ष में होता है तो उस दल में टूट का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो कुछ लोगों की उम्मीदें बहुत होती हैं कि हमें कुछ मिले, क्योंकि और दूसरी तरफ साधन सीमित होते हैं। तो कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में वो विदेश नीति में पारंगत हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शशि थरूर की विदेश नीति जो है या जो कूटनीतिक दृष्टि है वो कांग्रेस की नीति से बहुत ज़्यादा मेल नहीं खाती, या फिर वो इतने ज़्यादा विद्वान हैं कि कांग्रेस के दूसरे नेता उस स्तर पर नहीं पहुंच पाते। जैसा कि प्रधानमंत्री ने उस दिन हाउस में कहा था कि जब वो कैनेडी की किताब की चर्चा कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं शशि थरूर के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको बात यहीं से पकड़नी चाहिए। आप याद रखिए कि प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि बीजेपी को इस पे नज़र रहती है कि कांग्रेस में कौन असंतुष्ट है और यदि कोई असंतुष्ट है तो उसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। कि उनका स्वागत सीपीएम ने भी किया है। इन्होंने सीपीएम ने कहा अगर वो कांग्रेस में कंफर्टेबल नहीं है तो हमारे तो साथ हमारे आ दरवाजे सकते खुले हैं। हुए हैं। और अगर सीपीएम उनको रास्ता दे रही है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से मिल रहा है। चर्चा टीएमसी की भी है, चर्चा बीजेपी की भी है। लेकिन बीच वाले ने क्या किया? जो आपने कहा कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई, जहाँ तक हमने कहीं पढ़ा है कि 18 फरवरी को ये मुलाकात हुई, एक हफ्ता पहले, आज 25 तारीख है। उस मुलाकात में राहुल गांधी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। एक होता है कि यदि आपके पास कोई उतना बड़ा नेता आ रहा है, वो पूछ रहा है कि मेरे पास कोई काम है क्या, क्या करूं, तो आप कुछ नहीं होता है तो मन बहलाने को भी कहते हैं कि हम कुछ देख रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, एक बार हम लोग बैठ करके फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी, उनके और शशि थरूर के बीच में जो बातचीत हुई, राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया, ये बात हम लोग कैसे कह सकते हैं? ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये जो आप अखबार में कैसे मैंने कह पढ़ा, सकते हैं? मैं मैं नहीं ये कर, सवाल आपने तो पूछ रहा हूँ। पूरा सुना नहीं। मैंने कहा कि अखबार में जो छपा, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने इसीलिए कहा कि अखबार में जो छपा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। और जब इस खबर को मैंने पढ़ा तो मुझको हेमंत बिश्व शर्मा की वो बात याद आ गई कि जब वो मिलने गए थे तो राहुल गांधी बिस्किट खिला रहे थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपने नेताओं को उस तरह इंटरटेन नहीं करते हैं जैसे सोनिया गांधी करती थी। और ये बात कम से कम गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी किताब में लिखी। अब ये मत कहिएगा कि गुलाम नबी आज़ाद तो चूँकि हॉस्टाइल हो गए हैं इसलिए लिखे हैं। अगर लिखा है और खिलाफ लिखा है तो न तो कांग्रेस के किसी ने उसका खंडन नहीं किया। तो मेरे कहने का है कि ये देखना राहुल गांधी का काम है कि उनके नेता उनके साथ रहें। उनके पार्टी के नेता अगर काम मांगते हैं तो काम देना और कैसे उनको इंगेज रखना है ये उनको देखना है। अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, जो कि एक 3 लोगों की तिकड़ी ऐसा बताया जाता है, हालांकि इन तीनों की भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नहीं है। राहुल गांधी सर्वमान्य बड़े नेता हैं, लेकिन 2 और, मल्लिकार्जुन खड़गे और तीसरा केसी वेणुगोपाल, ये दोनों लोग सबसे पावरफुल हैं। ऐसे में अगर चौथे को जगह नहीं मिलेगी तो वो अपने लिए रास्ता निकालेगा, और रास्ता न भी निकालेगा तो कम से कम इतना तो ज़रूर दिखाएगा कि हमें रास्ते की ज़रूरत है और हमें यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और हम रास्ता ले लेंगे। शादाब जी, आप तो कांग्रेस के रिपोर्टर रहे हैं और अंदर की चीज़ें समझते हैं। ये बताइए कि थरूर साहब रहेंगे पार्टी में या जाएंगे? आपका क्या? देखिए, मुझे लगता है कि थरूर साहब पार्टी में रहेंगे। मुझे याद है कि थरूर साहब जब राजनीति ज्वाइन की थी तो वो मनमोहन सिंह के टाइम में विदेश राज्य मंत्री भी बनाए गए थे। और आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वो चुनाव भी लड़े थे
और उस टाइम उन्होंने बहुत, जब वो चुनाव हारे उस टाइम पूरी पार्टी उनके मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट कर गई थी, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के हिसाब से चलती है, तो गांधी परिवार का सपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को था, तो स्वाभाविक है कि शशि थरूर को वो समर्थन नहीं मिला। तो शशि थरूर के मन में ज़रूर वो बात रही, लेकिन उन्होंने बहुत डिसेंटली वो चुनाव लड़ा, उन्होंने कहीं तलखी नहीं पैदा किया। आप उनका पुराना भी स्टेटमेंट देखेंगे तो कहीं उन्होंने खड़गे साहब के खिलाफ कोई ऐसा, आप कह सकते हैं कि लूज वर्ड बोलते वो नज़र नहीं आए। अभी देखिए उन्होंने आपने तो की बात की कि लेफ्ट की उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने बीजेपी की प्रधानमंत्री की भी तारीफ़ की, जो डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई तो उसके लिए उन्होंने प्रशंसा की कि बहुत अच्छा काम किया मोदी साहब ने, और अमेरिका से रिश्ते सुधारने में काफ़ी उनका योगदान है। तो देखिए चूँकि बहुत लोग हैं, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगा। देखिए कांग्रेस पार्टी में जो जितने जितने मतलब 18-20 साल से मैं कांग्रेस कवर कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने जो बात देखी कांग्रेस में, देखिए कांग्रेस पार्टी क्या है ना, ये गांधी परिवार को आप कह सकते हैं गांधी परिवार की पार्टी है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही प्रेसिडेंट हो, लेकिन आपने देखा होगा कि उनके बगल में कुर्सी राहुल गांधी की लगती है, एक साइड में कुर्सी वेणुगोपाल की लगती है। और जो खड़गे साहब का डिसीजन है वो जो है वो गांधी परिवार का चेहरा देख के डिसीजन करते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेता बंद कमरे में कहते हैं कि वो खड़गे साहब अपने से फैसला नहीं ले पाते हैं। आज भी वो कहते हैं कि आप मिल लीजिए, कहते हैं कि सोनिया गांधी से मिल लीजिए या राहुल जी से मिलकर अपनी बात आप कह दीजिए, एक बार उनको भी बता दीजिए। अच्छा, अभी देखिए जो नियुक्तियां हुई हैं, अभी जो संगठन में नियुक्तियां हुई हैं, आप देखिए कि उसमें जितने राहुल गांधी के लॉयलिस्ट थे उन सबको एडजस्ट किया गया। जैसे के राजू को झारखंड का इंचार्ज बनाया गया, जो कृष्णा अल्लावेरू थे उनको बिहार का इंचार्ज बनाया गया। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की मूलभूत प्रॉब्लम है वो ये है कि राहुल गांधी ने पद भले छोड़ दिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वो संचालित कर रहे हैं और सारे डिसीजन वो ले रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर एक रेजनमेंट है उसको लेकर, और लोग बोल नहीं पाते हैं लेकिन उससे प्रभावित होते हैं, और शशि थरूर भी उसी से प्रभावित हो रहे हैं। वो पार्टी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को अपनी वर्किंग स्टाइल जो है वो जब तक नई कांग्रेस सुधारेगी, और अगर आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रेसिडेंट बना दिया तो आप उनको अधिकार भी दीजिए। आप उनको अधिकार नहीं देंगे, फैसले आप करेंगे, तो फिर ये सब होगा जो अभी हो रहा है। पीडी सर, अच्छा आप सुमित सर बोला। हाँ, ठीक है। एक दो चीज़ें हमको उस पूरी चर्चा में इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि शशि थरूर केरल से आते हैं, तिरुवनंतपुरम के सांसद हैं। आई थिंक ये चौथा टर्म है उनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ। चौथी बार। और केरल में कांग्रेस पार्टी हमेशा मजबूत रही है। केरल में कांग्रेस के पास दिग्गज नेता है, केसी वेणुगोपाल का नाम आप बार बार ले रहे हैं, रमेश चन्नीथला वहाँ पर है, और ये तमाम लोग अपने अपने तौर पर अपने आप को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं। अब वहाँ केरल में चुनाव आने वाला है विधानसभा का, तो शशि थरूर के अंदर भी हो सकता है कि वो डिज़ायर हो कि भाई हमको चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। प्लस हमको ये भी नहीं भूलना, आइए ना, आओ, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए पूर्णेंदु कि केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर के बीच का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनकी आपस की केमिस्ट्री कैसी है। तो ये जो नाराज़गी की बात आ रही है कि राहुल गांधी से कहा कि मुझे बस काम नहीं है तो मैं क्या काम करूं, अब जब आप राष्ट्रीय पार्टी होते हैं तो आपको हर व्यक्ति को कोई ना कोई दायित्व देना पड़ता है, और ये मैसेज देना पड़ता है कि आप हर जगह के व्यक्ति को जगह दे रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट केरल के एक आदमी को दी हुई है, केसी वेणुगोपाल को। अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा कर रही है तो केसी वेणुगोपाल को भी श्रेय जाता है, बुरा कर रही है तो केसी वेणुगोपाल को भी श्रेय जाता है। दोनों उसमें केसी वेणुगोपाल उसके हीरो या विलेन के तौर पर राहुल गांधी के साथ वो भी हैं, अगर है तो। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं केरल कांग्रेस को बहुत नहीं समझता हूँ, पर जहाँ तक मैं समझ पाया, आपने जब कहा कि इस टॉपिक को डिस्कस करना है, तो जो 2-4 मलयाली पत्रकारों से, मित्रों से बात हुई, दोनों के बीच केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, शशि थरूर के बीच और केसी वेणुगोपाल के बीच। केसी वेणुगोपाल नहीं चाहते कि शशि थरूर और आगे बढ़े केरल की राजनीति में। प्रियंका गांधी ऑलरेडी केरल में पहुंची हुई हैं, गांधी परिवार का एक सदस्य वायनाड से सांसद हो गया है। तो कांग्रेस की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं केरला कांग्रेस में, ये उसकी भी एक बानगी है, इसको भी हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शशि थरूर जैसा पढ़ा लिखा, लर्नेड, काबिल सांसद बहुत कम होते हैं। इतना मैग्नेनिमिटी रखना, इतना बड़ा दिल रखना कि वो मोदी की भी तारीफ करें, वो लेफ्ट की भी तारीफ करें। आज ही उन्होंने ट्वीट किया है, आज जो केरल में समिट चल रही है उसमें उन्होंने ट्वीट किया, उसमें मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, पीयूष गोयल बैठे हुए हैं और ये बैठे हुए हैं बीच में, और कहा कि ये कितनी अच्छी तस्वीर है केरल की राजनीति की। तो भारतीय राजनीति में ऐसी अच्छी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं? क्यों हमको आलोचना के लिए आलोचना करने की आवश्यकता है? अगर शशि थरूर को ये लग रहा है कि केरल के विकास के लिए, केरल के कार्यक्रमों के लिए, खासकर जो आर्थिक विकास की बात है, आर्थिक पैमानों की बात है, उसमें अगर तीनों पार्टियां मिलकर एक हो रही हैं या एक राय के साथ आगे बढ़ रही हैं या बढ़नी चाहिए, तो उसमें क्या गलत है? राहुल गांधी की काबिलियत पर सवाल बार बार खड़े होते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमने हेमंत बिस्व शर्मा के साथ क्या देखा, नहीं भूलना चाहिए। संजय झा
कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक थे, सोशल मीडिया टीम चलाते थे, किस तरीके से निकले। प्रियंका चतुर्वेदी जो अब शिवसेना की सांसद राज्यसभा में, वो कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करती है, किस तरीके से निकली हमको पता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, कितने नाम ले लीजिए, अशोक चौहान, ये सब राहुल गांधी की टीम थी। ये राहुल गांधी की जो 40s 50s की टीम रही, जिसको राहुल गांधी की ब्रिगेड कहा जाता था, ये तमाम लोग क्यों उनसे दूर हो रहे हैं? क्यों राहुल गांधी जो कि वायनाड के सांसद रहे, जहाँ से प्रियंका गांधी सांसद हैं, वो क्यों शशि थरूर को ये समझा नहीं पा रहे हैं कि हम आपको चीफ विप बना देंगे या हम आपको पार्टी में कोई और जिम्मेदारी का पद दे देंगे। आपने उनको हटाया, कांग्रेस की जो ओवरसीज सेल था उससे उनको हटाया, बगैर बताए हटा दिया। एक वो मन में ग्रज, आगे क्या रोल होगा उनको वो रोल नहीं बताया गया। तो ऐसे में अगर शशि थरूर जैसा व्यक्ति को लेफ्ट ले लेती है या बीजेपी ले लेती है, तो कांग्रेस का मेरे ख्याल से केरल में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पीडी सर, चूँकि आप को शायद जल्दी निकलना होगा, एक तो ये बात सर ने कही कि वो, और दूसरी बात ये भी खबरें आ रही हैं कि अगले साल चुनाव है केरल में, अब 2 बार से शायद 26 में है, 26 में ही है, तो और 9 साल से है इनकी सरकार, 10 साल हो जाएंगे, और लोकसभा में यूडीएफ मतलब कांग्रेस लेड यूडीएफ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये बार्गेनिंग टैक्टिस है इनकी, शशि थरूर साहब की, कह रहे हैं कि भाई मैं मतलब लोग मुझे जो मतलब जो एंटी कांग्रेस लोग हैं वो भी मुझे वोट करते हैं, तो वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीएम के तौर पे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शशि थरूर एक अलग शख्सियत के नेता हैं। वो आरोपों से बहुत घिरे रहे, सुनंदा पुष्कर मामले में उन पे बहुत आरोप लगे, लेकिन अंततः उन सबसे बाहर आकर, और कहीं उनकी पर्सनालिटी में कोई एक चुंबक है जो अमूमन भारतीय राजनीति में दिखाई नहीं पड़ता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा ऑरा है, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक विचारधारात्मक आग्रह ज़्यादा हैं, जो एक पर्सनल लिखकीय टच, अपने बोलने का अंदाज, अपने विषय पे अपनी पकड़, ये सब थरूर को अलग करती है। तो बहुत स्वाभाविक ढंग से एक ऐसी प्रतिभा का जो लेखक या नेता होता है जिसने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो ये अपेक्षा स्वाभाविक है कि उसको और जिम्मेदारी मिले। कांग्रेस के भीतर अंदरूनी लोकतंत्र की मांग करते हुए उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा, इस मामले में पारदर्शी हैं। तो बार्गेनिंग टैक्टिस से ज़्यादा इस बात की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश हो सकती है कि भाई केरल का नेतृत्व भी वो संभाल सकते हैं। जहाँ तक इधर उधर जाने की बात है, ये मुझे ज़्यादा इसका बीजेपी में तो जाने का उनके सवाल नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनके पूरे लेखन का, उनका जो पूरा एक बौद्धिक प्रभाव रहा है, उसको दोबारा लोगों को समझाने में उनको बड़ी मुश्किल होगी, और शायद उनके लिए ज़रूरी भी नहीं है। लेफ्ट वाला ऑप्शन उनके ज़्यादा करीब हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है सब अभी ओवर रीडिंग है। मतलब पत्रकारिता में हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर रीडिंग के आदी हैं। एक पत्ता हिलता है तो हम लोग तूफान की कल्पना कर लेते हैं। तो लेकिन ये सच है कि शशि थरूर फिलहाल अपनी भूमिका से असंतुष्ट होंगे, अपने आप को किनारे किए जाने से असंतुष्ट होंगे। हो सकता है लेखन में, हो सकता है दूसरी सक्रियताओं में ज़्यादा समय देने लगे, जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया है। लेकिन ऐसा हुआ तो वाकई कांग्रेस के लिए एक नुकसानदेह काम होगा, क्योंकि अपने सबसे मुश्किल दिनों में तो वो शशि थरूर बने रहे, उसको उन्होंने पार किया, और केरल में 4 बार एमपी बनने के अलावा उन्होंने हराया छोटे मोटे आदमी को नहीं, राजीव चंद्रशेखर को हराया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा मामला है। तो इसलिए उनका दावा तो बड़ा बनता है, और उनकी उपस्थिति कांग्रेस के भीतर जो नेतृत्व पंक्ति है उसको एक थोड़ी सी आभा अलग से देती है। तो जो एक परसेप्शन उन्हें, हालांकि जो नेता वेता गए कांग्रेस से छोड़ के छिटक के, वो जब साथ थे तब भी कांग्रेस का कुछ नहीं हुआ था। ये तमाम लोग जिनके नाम लिए जा रहे हैं 2014 में भी साथ थे। 2014 में क्या कर लिया कांग्रेस ने? तो उनके जाने से कोई नुकसान हुआ? राहुल गांधी की टीम को उनके नाम पे जो नाम आते रहे, ठीक है, उनसे दूर हो गए वो, लेकिन एज ए पार्टी उनके जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिल गई। तो क्या असर होगा मैं नहीं जानता, लेकिन परसेप्शन के लेवल पे शशि थरूर की नाराज़गी या उनका अलगाव कांग्रेस को थोड़े असमंजस में डालेगा। बस एक चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ आसिफ भाई, 28 फरवरी को कांग्रेस आला कमान ने केरल के तमाम नेताओं की बैठक बुला ली है। अभी सुनील प्रभु ने खबर डाली है 28 तारीख को शशि थरूर के रिमार्क्स के बाद केरल के तमाम नेताओं को दिल्ली बुलाया गया मीटिंग के लिए।
चलिए तो देखा जाएगा क्या होगा इसमें। देखिए क्या है ना, ये सारा विवाद जहाँ से शुरू हुआ, अब शशि थरूर कहीं जाएंगे या रहेंगे वो बात की बात है, लेकिन जो ये विवाद शुरू हुआ है ना, ये क्या दर्शाता क्या है, ये हमको, ये आज की हमारी राजनीति का दिवालियापन जो है, जिसको ट्रेजेडी कहिए ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ टुडेज़ इंडिया, कि इतनी पोलराइज्ड हो गई है कि आपको जो है ना, अगर आप अपोजिशन में हैं तो सिर्फ अपोजिशन में ही रहना है, और आप किसी की कोई अच्छी बात की तारीफ़ नहीं कर सकते, या किसी के साथ में फ़ोटो में नहीं दिख सकते, या किसी के साथ में हंसते हुए बात करते नहीं दिख सकते। शशि थरूर रिप्रेजेंट करते हैं जो ओरिजिनल कांग्रेस होती थी, विच वॉज अ अमलगमेशन ऑफ एवरी स्ट्रीम ऑफ थॉट, कि मतलब उसमें सब तरह के, हाँ बिफोर 1947। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ओरिजिनल कांग्रेस का। लेकिन उसके बाद में भी जब तक और दूसरा ऑपोजिशन नहीं बना, तो कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें हर तरह के विचार के लोग थे। तो कांग्रेस में शुरू में आप देखिए तो हर तरह के विचारधारा के लोग आपको, वहाँ पे कम्युनिस्ट भी थे, वहाँ पे राइट विंगर भी थे, वहाँ पर सोशलिस्ट भी थे, वहाँ पर सब तरह के लोग थे। तो वो शशि थरूर वही ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन है कि वो, अगर मैं एक पार्टी में हूँ ठीक है, लेकिन बाकी सारे मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो मैं उसको बोल दूंगा, क्योंकि एक बंदे की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है और एक उसका अपना एक्सपीरियंस है, एक अपना सोच का तरीका है। तो वो अब आज की पॉलिटिक्स में पॉसिबल है नहीं। तो वो एक बयान पे जो है ना, वो सारी कांग्रेस में बवाल हो जाता है और शशि थरूर को जो है, और दूसरा जो सबने बताया, जो उनके साइड लाइनिंग का जो दिख रहा है इतने साल से, कि वो एक बड़े नेता हैं और इंटेलेक्चुअल पावर हाउस हैं, उनको उनका ड्यू नहीं मिल रहा है, तो वो भी उनको ऑब्वियसली थोड़ा सा तो ये होगा ही कि कुछ टाइम के बाद में हर आदमी को होती है कि पॉलिटिक्स में मेरा एक रुतबा बनना चाहिए, मेरे हिसाब से जो मैंने डिलीवर किया है उसका मुझे रिजल्ट, ये पे बैक मिले पार्टी से। तो वो, ये एक तो बात ये है। अब दूसरी, शशि थरूर कहाँ जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे या कहीं जाएंगे, तो उस पर जो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी बीजेपी में तो जा ही नहीं सकते, तो वो ये है कि आज की पॉलिटिक्स में दूसरी ट्रेजेडी है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो है ना वो ख़त्म हो गया है। तो अगर शशि थरूर बीजेपी में भी चले जाते हैं तो हमें कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लोग पिछले दिनों पार्टियां बदले हैं और गए हैं कहाँ कहाँ से, जिनके पूरे ख़ानदान बाप दादा जो है ना, वो जिन्हें कहते हैं डाइड इन द वूल कांग्रेस पर्सन रहे, और वो आज बीजेपी में बैठे हैं और आज बड़े ही पूरा छाती ठोक के कांग्रेस को गाली भी देते हैं। और जो मतलब रिसेंटली लोग हैं जो आज बैठे हुए हैं और जो पिछली सरकारों को गालियाँ पड़ रही होती हैं, तो वो टेबल बजा रहे होते हैं जो कि उस सरकार का, जब उस सरकार का हिस्सा थे। तो वो कांग्रेस के बड़े, वो सेकुलर पॉलिटिक्स के झंडा बरदार थे, वो बीजेपी में जाके हेमंत बिस्वा शर्मा से बड़ा उदाहरण और क्या होगा। जिस राहुल गांधी ब्रिगेड की ये बात कर रहे थे, तो आज वो राहुल गांधी के साथ के कितने लोग जो हैं वो सामने की तरफ बैठे हुए हैं और वही राहुल गांधी को गालियां पड़ रही होती हैं और वही टेबल बजा रहे होते हैं। तो इसलिए वो सरप्राइज़ हमें किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। इस पॉलिटिक्स में जो है वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज कुछ रहा नहीं है। अच्छा, मैं स्टैंड करेक्टेड, मैंने वो प्रोफेशनल कांग्रेस बोला था, वो ओवरसीज बोला था, प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो, सॉरी। मैं सर ये टॉपिक तो आप ही का सुझाया हुआ था, और देखिए ये बात जैसे कुछ लोगों ने कहा पद की वजह से नहीं, लेकिन ये बात है कि उन्होंने इंटरव्यू में अपना ये जाहिर किया है कि वो सीएम अगर उनको मौका मिलता है तो वो बनना चाहेंगे। अभी भी वो सवाल है, क्या ये बार्गेनिंग का एक स्ट्रेटजी है? तो चाह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, अभी अब तो एक साल भी उस ढंग से बचा नहीं है। बार्गेनिंग अगर है तो कांग्रेस के लिए मोस्ट डिजायरेबल आउटकम जो हो सकता है, कांग्रेस और 47 के बाद डेमोक्रेसी में कांग्रेस है ना, 47 से पहले का नहीं है कांग्रेस, 47 का डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी का सिनोनिम क्या होना चाहिए कायदे से, मेरिटोक्रेसी। शशि थरूर इपिटोमाइज करते हैं उस मेरिटोक्रेसी को, इंटेलेक्चुअल हैं, केरल से 4 बार सांसद रहे हैं, केरल से हम सब, केरल की सीस ऑफ पॉलिटिक्स होती है, और वो 4 बार कब रहे हैं, प्रचंड मोदी वेव में 4 बार सांसद होना। अब ये आपके डेमोक्रेसी के किस बॉक्स को टिक नहीं करता है। वो आदमी अगर साइडलाइन है कांग्रेस में, वो काम मांग रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि कांग्रेस कितने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। तो ये सिर्फ शशि थरूर का मामला नहीं है, ये कांग्रेस के कल्चर पे बहुत बड़ा कमेंट है कि कांग्रेस गांधी परिवार के बियॉन्ड देख ही नहीं पा रहा है। और एक परिवार से आप अगर चिपके रहेंगे तो इसका मतलब मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है ना। ये कोटरी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं आप, मेरिटोक्रेसी कहाँ है तब। अगर हम चाहें क्या कि जैसे बीजेपी में किसी को भी आप बहुत आदमी बोलेंगे फसाड है, ये चुन लिया जाता है, लेकिन बीजेपी में हम लोगों ने 6 महीने में देखा नहीं कितने कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। कांग्रेस में संभव है क्या? शशि थरूर अगर 4 टाइम एमपी केरल से, अगर वो एस्पायर कर रहे हैं कि वो केरल के चीफ मिनिस्टर बने,
एकदम से लेजिटिमेट है उनका डिमांड। इसकी आलोचना भी तो हो रही है ना, कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि जो छत्रप थे उनको साइडलाइन कर दिया, जो बड़े जो जिनका अपना मास बेस था उनको साइडलाइन कर दिया। अब तो ये हो गया कि वन टाइम एमएलए के ज़्यादा चांसेस हैं सीएम बनने के जो 5 बार के एमएलए उसकी तुलना में। मैंने कहा आप बीजेपी की बात, पहले कांग्रेस, हाँ बीजेपी की बात कर रहे हो, तो आपने बात नहीं, दोनों मतलब सिक्का का दोनों पहलू है ना। एक ऑर्डिनरी वर्कर चीफ मिनिस्टर बन सकता है, ये बीजेपी ने दिखा दिया। कांग्रेस में क्या है कि आपको पहले लॉयल्टी टेस्ट पास करना होगा, तभी आपको पद मिलेगा, कुछ भी एमएलए का भी टिकट मिलेगा लॉयल्टी टेस्ट को पास करने के बाद। तो ये मेरिटोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसीलिए कांग्रेस जो मिसफिट एलियनेट होती जा रही है, कांग्रेसी कल्चर जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कांग्रेसी, सादाब जी ने बहुत अच्छा कहा, कांग्रेस को एकदम से अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, शशि थरूर जैसे आदमी को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस सरवाइव करेगी। क्या आपको लगता है कि, बड़ा अच्छी बात आपने की, क्या आपको लगता है कि क्योंकि कांग्रेस परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव शशि थरूर ने लड़ा, क्या उसकी सज़ा मिल रही है? क्या इस वजह से वो साइडलाइंड है? हाँ, हो सकता है। जैसे हम लोग सोचिए ना, वो जो आया था ना, जब ही शशि थरूर ने तो उस पूरे प्रोसेस के दौरान ही बोला था ना कि लोकल लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं मिलने जाता हूं तो मेरी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, वहां पे लोग नहीं आते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जो भी कांग्रेस के लोग थे वो सारे के सारे आया करते थे, और ये तो उसी दौरान थरूर ने अपना, तो ये भी है आउटस्पोकन आदमी है। मैं किसी की उसी समय के डिस्कशन को याद कीजिए, पहले होता था कि ऑफिशियल कैंडिडेट अशोक गहलोत होंगे, ऑफिशियल कैंडिडेट। प्रेसिडेंशियल चुनाव पार्टी का इंटरनल मैटर में ऑफिशियल कैंडिडेट कैसे हो सकता है? बाद में ऑफिशियल कैंडिडेट हो गए खड़गे साहब। इंटरनल चुनाव में ऑफिशियल कैंडिडेट, ये एमपी एमएलए का चुनाव है जिसमें बीजेपी से आपको लड़ना है क्या? तो ये जोक है ना। तो वो और मतलब मयंक जी की दूसरी बात पे जो, अब वो एक तरह से देखा जाए तो हाँ, वो तारीफ की बात भी है कि बीजेपी ने दिखाया कि जी कैसे किसी भी नॉर्मल कार्यकर्ता को एक बार पहली बार एमएलए बना और उसको जो है चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा फ्लिप साइड उसका ये भी है, उसके पीछे एक तो ऑप्टिक्स तो है, लेकिन उससे ज़्यादा वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जो है ना वो ज़्यादा फंडा है कि आप जो एकदम नया आदमी, एक तो क्योंकि आपने उसके, अब जिसे कहते हैं कि बीजेपी ने ये फेस वाली राजनीति शुरू करी है कि हम एक फेस पे चुनाव लड़ते हैं, हम मोदी के फेस पे चुनाव लड़ते हैं, तो वो आप सिर्फ मोदी के फेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, और लोकल लीडर्स जो है ना वो सारे जो भी उस स्टेट के या राज्य के जो बड़े नेता हैं वो सब लगे रहते हैं, और लोगों में आकलन चलता रहता है कि ये बनेगा या वो बनेगा। उसके बाद में आ जाता है कोई बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना रैबिट आउट ऑफ हैट। तो वो एक तरह से वो एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का ये है कि किसी और को भी जो है ना कोई भी उस तरह से ज़मीन ना दी जाए, कोई अपना अस्तित्व बनाए, कोई जो उल्टा हो रहा है। हाँ, वो मैं समझना चाह रहा हूँ। सेंट्रलाइजेशन का परिणाम देखिए क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है। सेंट्रलाइजेशन की वजह से बड़े नेताओं का पूल बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है बीजेपी। चीफ मिनिस्टर बन जाए इसका मतलब बड़े नेता एक क्लब में आ गए हैं। तो बड़े नेताओं का पूल अगर एक्सपेंड कर रहा है एक पार्टी में, और दूसरी पार्टी में 2-3 आदमी इससे ज़्यादा एक्सपेंड कर ही नहीं रहा है, तो कितना बड़ा ऑप्टिकली तो छोड़ ही दीजिए। ये सेंट्रलाइजेशन नहीं है, ये डेमोक्रेसी का ट्रू सेलिब्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक जगह कंट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, बात में आपकी दम है एक लेवल पे। और दूसरा ये है कि अगर जैसे मैं भी कहूँगा कि ये एक विनर्स एडवांटेज भी है कि जो जीतता आ रहा है और जो ये कर रहा है तो वो जो चाहे वो कर भी सकता है। अगर वही आप राहुल गांधी 4 इलेक्शन जीत ले तो वो फिर चाहे शशि थरूर को या किसी को कुछ भी बना सकता है, कहीं भी बिठा सकता है, तो वो एक विनर्स एडवांटेज है। संजय सर, इसीलिए शशि के क्लेम को ज़्यादा सीरियसली कांग्रेस को लेना चाहिए। आप मैंग सर की इस बात से सहमत हैं कि शशि थरूर को केरल में कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस प्रोजेक्ट कर देना चाहिए? मैंग सर ने ये बात कब कही? उन्होंने एक मिनट, उन्होंने क्या कहा? अगर ऐसा है भी तो उसमें बुरा क्या है? इसमें से ऐसा नहीं कहा कि अगर वो केरल में उनको फेस प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये आपका वर्ड नहीं यूज किया। उनका लेजिटिमेट क्लेम है उनका, ये कहा। मैं सुन रहा था, या तो आप शब्द पकड़ रहे हैं, या तो मेरा एब्सेंस ऑफ माइंड हो गया। ऐसा किसी ने शायद नहीं कहा। मैंग को नहीं, मैंग सर ने यही कहा कि अगर है भी तो उनसे अच्छा योग्य कैंडिडेट कौन है? कोई बात नहीं, बड़ी सवाल पूछा। चलिए, आखिरी मौका मेरे पास आया है, तो यहाँ आते नहीं, अभी चर्चा होती रही। अभी यहाँ आते हुए किसी ने कहा कि आज अभी आ रहे हैं डिस्कशन में, हमने कहा कि क्या है सब्जेक्ट, तो उस समय कहा गया कांग्रेस का एचआर क्राइसिस, जो अगर सेकंड पार्ट वही है। तो जो ज़्यादा वाइडर एक उस इशू था। बहरहाल,
शशि थरूर का जो इशू है, वो जो जिस तरह से भी कहा गया हो, माननीय मयंक मिश्रा जी ने शायद कहा, तो उस जो वाइडर मैलिस है कांग्रेस के अंदर, उसको एचआर क्राइसिस इसलिए कि हम कॉरपोरेट भाषा में कह रहे हैं या मान लीजिए जनरल टर्मिनोलॉजी में कह रहे हैं, लेकिन वो जो एक एचआर का इशू होता है या ह्यूमन रिसोर्स, उनके अंदर का मोबिलाइजेशन, उनके अंदर का टैलेंट सर्च, उसको बहुत अच्छे से परिलक्षित कर रहा। हिमंता बिस्वा शर्मा की बात हुई, आप गिनती वहीं क्यों रख देते हैं जिस समय वो विचित्र जी कह रहे थे वो पीडी को बिस्किट खिला रहे थे ना इनको, इनसे बात करने के बजाय। ममता बनर्जी देख लीजिए, आप अभी आंध्रा में वो चुनाव हार गए, उनके पिताजी इतने बड़े जगन मोहन रेड्डी, वो 32 सीट कांग्रेस को ला करके दिए थे जिसके कारण यूपीए सरकार बनी थी, यूपीए 1। उसके बाद आप शरद पवार देख लीजिए, बाकी अन्य तमाम जगह देख लीजिए, ऐसे कांग्रेस से निकले हुए और वर्तमान के बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे। तो होता क्या है कि जो प्रियदर्शन जी कह रहे थे, किसी के जाने से संख्या में माना कि वो नहीं होता, जो परसेप्शन जाता है कि इतना घनिष्ठ मित्र, और वो बार बार कह चुके हैं सिंधिया कितना घनिष्ठ उनका मित्र है, जाने के बाद भी कहे, इस तरह के जब चीज़ लोग निकलते हैं, या इस समय रवनीत सिंह बिट्टू, मतलब उनका एक एग्जाम्पल ले लें, जिस तरह की बात करते हैं। थरूर का केस इसलिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि थरूर टिपिकली इंडियन पॉलिटिक्स में लोकसभा एमपी के लिए काबिल नहीं है। मैं कह रहा हूँ काबिल नहीं है इसलिए कि वो राज्यसभा टाइप है, लेकिन वो लोकसभा एमपी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खासियत है शशि थरूर की, और मतलब आप उनके बाकी 100 चीज़ को भूल जाएं, मैं इस एक चीज़ के लिए शशि थरूर का मेरा काफ़ी एडमिरेशन है उनके लिए, कि उस तरह के व्यक्ति आकर के लोकसभा से 2 बार तो यूपीए में आए, जिस समय आए उस समय कहा गया कि सोनिया जी इनको लेकर के आई हैं, क्योंकि यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो पोस्ट था उसमें इंडिया की तरफ से उनको प्रपोज किया गया था उनका नाम। एक उन्होंने अपने स्टाइल में एक भूल करी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उनको। कैटल क्लास वाला जो फोटो उन्होंने डाला था हवाई जहाज़ में उड़ते हुए, जिस समय कि वो खर्चे पे पाबंदी की बात थी, और उसके बाद धीरे धीरे शशि थरूर मतलब वो होते गए। एक आउटस्पोकन आदमी है, कई बार उनके विचार से मैं सहमत होता हूँ, कई बार सहमत नहीं होता, लेकिन मतलब मेरा क्या, मैं एज इंडिविजुअल किसी के विचार से भी सहमत हूँ। लेकिन एक जो वाइडर इशू है कि होता क्या है, जैसे इन्होंने सेंट्रलाइजेशन की बात करी, सही आपने कहा कि उसका क्या, उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों साइड हैं, लेकिन जब सेंट्रल अथॉरिटी मजबूत होती है, जब नेतृत्व मजबूत होता है और चुनाव जीत के लाने की उसकी कैपेसिटी होती है, तो वो अच्छी चीज़ होती है। समझ रहे हैं? इंदिरा गांधी के समय में मतलब लाख उनकी कमियों के बावजूद मतलब वो चल रहा था। राहुल गांधी के समय में आप डिसीजन लेने की कैपेसिटी में ही नहीं हैं, क्योंकि आपने पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 साल ऐसा टेस्ट किया था यूपीए शासनकाल में कि जितना भी ठीक रहा वो मनमोहन सिंह के माथे पे फूटे और बाकी सोनिया जी का एनएससी के माध्यम से, अदरवाइज वो चलता रहे। राहुल जी ने उस मॉडल को इसमें लागू कर दिया कांग्रेस में। अब खड़गे जी जो करते हैं या नहीं करते वो किसी को मालूम नहीं, लेकिन पब्लिक में जो बोल जा रहे हैं वो ज़्यादा नुकसान दे रहा है। कुंभ का लेटेस्ट एग्जाम्पल है, कल आप यहीं एनडीटीवी पे कुंभ के बारे में उन्होंने जो कहा वो खबर चल रही थी, लेकिन उसके बाद ही आप कुंभ के बारे में खड़गे जी ने जो बोला, जिन लोगों को भी कुंभ के प्रति आस्था है या सनातन धर्म के प्रति आस्था, उनको चोट पहुंचाई। आपके ही वहाँ डीके शिव कुमार आकर के डुबकी लगा के चले गए, सचिन पायलट डुबकी लगा कर, सुक्कू साहब गए, तमाम और लोग वो चले गए। राम मंदिर पे वो बोल जाते हैं, उनके बेटे ऐसी चीज़ बोल जाते हैं, तो उनके बनने से फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है। या एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन पब्लिक फिगर हैं वो। एक खड़गे साहब क्या जिस समय मंच पे आते हैं और जिस तरह से आते हैं, क्या कांग्रेस के ऑर्डिनरी रैंक एंड फाइल जो है उसको देख करके कोई विश्वास पैदा होता है कि ये हमें कहीं ले करके जाएंगे संगठन में? या आप संगठन की बात कभी करते नहीं, आते हैं मोदी 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 का आप पीटते हुए चले जाते हैं। उनकी जो बैठकें हो रही उसमें कांग्रेस के संगठन की बात नहीं हो रही। बड़ा आसानी से कभी कह दिया जाता है कि संगठन ने काम नहीं किया। प्रियंका जी जब यूपी गई थी प्रभारी बन करके, उस समय संगठन किसके पास था?
सोनिया जी अध्यक्ष थी। तो ये कांग्रेस के अंदर, साथ में ही उसी दौरान किसी ने और भी कहा वहीं पे कि कांग्रेस अपने बारे में खुद तो चर्चा कर नहीं रही है और हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं। तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात लगी। तो ये राहुल जी को सोचना है कि 99 की संख्या लाने के बाद जीत का जश्न मनाने में मगन रहे, 3 चुनाव हारने के बाद, दिल्ली में हारने के बाद इस बात पे खुश हों कि केजरीवाल हार गए और हम सुनने पे ही रहे, और शशि थरूर जैसे या हिमंता बिस्वा शर्मा या ममता बनर्जी या जगन मोहन रेड्डी या कोई और, या ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, तमाम वो लिस्ट बनी हुई है, वो तमाम लोग जाते रहें तो मतलब फिर वो कुली का गाना हो जाएगा, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो ये भक्ति अंधभक्ति, वो दूसरे को भक्त और अंधभक्त कहते हैं। समस्या ये है कांग्रेस समझ नहीं पाती। बीजेपी को आप हिंदुत्व और हिंदू उसके लिए गाली देते हैं ना, या उनके लोग को भक्त या अंधभक्त इसलिए कहते हैं। सनातन की परंपरा में भक्त होना अच्छा माना जाता है। राधा कृष्ण, राधा कौन थी? मीरा के आप क्यों वो गाते हैं? तो सनातन परंपरा में भक्त होना किसी को गाली नहीं है। आप मुझे कहेंगे कि भक्त हो, मतलब आपने जिसका भी सनातन परंपरा में वो भक्त प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम वहाँ पे है। आपके यहाँ वो प्रॉब्लम है कि भक्त अनभक्त या बाकी चीज़ें जो वहाँ पे हो रही हैं वो उनका इशू है। संजय जी का ये पहलू नया आज प्रवचन वाला पहलू। देखिए, मुझे भी एक चीज़ और कहनी है कि देखिए कांग्रेस में क्या है ना, एक फंडामेंटल इशू है कि जो है वहाँ देखिए डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी बड़ा स्लो है। जैसे मैं अभी रिसेंटली हरियाणा का एग्जांपल दूंगा कि भाई हरियाणा में आप देखिए इलेक्शन हारे हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए, आज तक नेता विपक्ष नहीं बन पाया है, आज तक नहीं बना, कितने दिन हो गए। दूसरी बात यह है कि मुझे याद आ रहा है कि अभी उदयपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, उसमें बड़े बड़े डिसीजन लिए गए। बड़े डिसीजन क्या हुए कि कोई व्यक्ति 2 पद पे नहीं रहेगा, 5 साल से ज़्यादा संगठन में नहीं रहेगा, और तमाम चीज़ें हुई। और आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक लागू नहीं हो पाया। ये जिन साहब की चर्चा हो रही है, केसी वेणुगोपाल साहब की, इनको 5 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी ये बने हुए हैं और हटने की उम्मीद नहीं है। तो ये जो फंडामेंटल एक जो प्रॉब्लम है कांग्रेस में कि एक तो डिसीजन मेकिंग नहीं है, जो आदमी पद पे बैठता है वो सारे फैसले कर लेता है, कहाँ से ताकत मिलती है उसको, कौन फैसले कराता है। खरगे साहब अध्यक्ष हैं, वो एक आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के एक पोस्टर बॉय हैं, लेकिन फैसले कहीं और से हो रहे हैं। कुछ लॉयलिस्ट हैं जिन्होंने पार्टी पे कब्जा कर रखा है, वो पद छोड़ने को तैयार नहीं है, सारे डिसीजन वो करते हैं। तो ये सब जब तक ये फंडामेंटल इशू कांग्रेस में सॉल्व नहीं होगा, तब तक ये पार्टी नहीं खड़ी हो पाएगी। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।